ले बेटा, ख्याल तो ये है कि इंशाल्लाह इस दफा 5 पेपर देंगे, 5 पास कर लेंगे। 5 दे नहीं ना सकते, मैक्सिमम 4 दे सकते हैं। ले बेटा, चैप्टर 7, डाटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स मेरे बच्चे, अगर देखिएगा, इससे रिलेटेड छोटू सा चैप्टर है। मेरे बच्चे, डाटा प्रोटेक्शन, भाई आज के दौर में हमारा डाटा सारा कंप्यूटर्स में पड़ा हुआ, ऑनलाइन पड़ा हुआ। तो ऑनलाइन डाटा की फिर प्रोटेक्शन भी उस लिहाज से हमें करनी पड़ती है, उसके रूल्स भी कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे कि कैसे हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए मेरे बच्चे हमारे तरफ हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर एक डाटा प्रोटेक्शन का लॉ है, जो भी बेचारा बन रहा है, वो भी बना नहीं है। क्यों? और मैं बच्चों को बताया था रेगुलर क्लास के अंदर, ये क्यों नहीं बना, कि डाटा प्रोटेक्शन के राइट्स अगर आप लोगों को मिल गए तो आपका डाटा कोई इदारा आपकी इजाजत के बगैर इकट्ठा नहीं कर सकेगा। और यहाँ पे तो हमारा एक इदारा ऐसा है जो हमें भी इकट्ठा करके ले जाता है हमारी इजाजत के बगैर। हमारा डाटा तो बड़ी दूर की बात। इसलिए शायद मेरे बच्चे, इसलिए मामला उस कानून को बेचारे को पास नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन बहर जब भी वो कभी कानून पास हो गया, उस वो कहता है कि होगा कैसा, उसमें क्या खूबसूरतियां हैं, कहता है जाके ना वहां पे पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, उनकी वेबसाइट के ऊपर वो पड़ा हुआ है ड्राफ्ट शक्ल में, जाके पढ़ लो। पूछता था पेपर में कहाँ पे पड़ा हुआ वो ड्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। टाइटल क्या है उस प्रपोज्ड बिल का, बेचारा जो बना ही नहीं, बन रहा कई सालों से, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020। क्योंकि बिल है, जब तक ये पास नहीं हो जाता, जब बनेगा तो पास हो जाता है, या तो ऑर्डर होगा, या ऑर्डिनेंस होगा, या एक्ट होगा। हो सकता है सदर साहब माशाल्लाह मुल्क को अगर जज्बाती कोई सदर आ गया, उसको ऑर्डर के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए अप्रूव कर दे, खैर ऑर्डिनेंस बन जाएगा। द बिल, और हर चीज को अच्छे तरीके से देख रहा है, हर यहाँ पे ये चीजें गौर से पढ़ने वाली है। एमसीक्यूज के अंदर ये चीजें उठा के पूछता हूँ। बिल प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा ये इसके तहत को कहता है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक क्या मिलाई जाएगी इस बिल के तहत, जो लोगों को, जाहिर बात है डाटा का मिस यूज, उसके लोगों को अवेयरनेस दिलवाएगी कि डाटा को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हिफाजत कर सकते हैं आप अपने डाटा की, और अगर किसी की कंप्लेन होगी उसको डील करेंगे। तो अभी कहता है कि अगर ये बिल प्रपोज है तो फिलहाल पाकिस्तान में कोई डाटा थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने का रूल्स हैं, कहता हाँ। ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, इसकी मदद ले रहे हैं अभी। ये जो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007, इसकी मदद ले रहे हैं। इसी तरह में रचे एक टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 की, इनसे मदद ले रहे हैं। इसी के तहत मेरे सब्सक्राइबर टू लॉन्च कंप्लेंट फॉर इलीगल प्रैक्टिसेस, होता है ना, टेली टेली पीटीए को आप वो कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं किसी तरह का, कोई आपको मैसेज आए या कोई कॉल आए कुछ इस तरह का, तो हम पीटीए के जरिए उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इलीगल प्रैक्टिसेस अगर कोई नजर आए तो आप किसको शिकायत करोगे? टेलीकॉम के जरिए कोई मामला हो तो पीटीए को। इलीगल प्रैक्टिसेस इज ए ब्रॉड टर्म व्हिच इंक्लूड अमंग अदर थिंग इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि कोई बंदा आपके डाटे का गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो आप पीटीए को जमा करा दें कि मेरे डाटे का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है, मुझे मैसेजेस कर रहा है, मुझे कॉल्स कर रहा है, मुझे इस तरह का मामला। याद रखोगे मेरे से? कहता है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वही बात, डाटा सब्जेक्ट कौन होता है? वो बंदा जिसके बारे में डाटा किसी इदारे में पड़ा हो उसको डाटा सब्जेक्ट कहते हैं। वो बंदा, लेकिन नेचुरल पर्सन, कंपनी नहीं। अगर किसी कंपनी के बारे में किसी इदारे के पास डाटा पड़ा हुआ, वो इट्स ओके। हम नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं। नेचुरल पर्सन का डाटा अगर किसी इदारे में पड़ा हुआ, उसको हम डाटा सब्जेक्ट बोलेंगे। और पर्सनल डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो अगर किसी बंदे के हाथ में आ जाए और उस बंदे की शिनाख्त हो सकती हो, समझ लो ये डाटा उस इंसान का पर्सनल डाटा था। पर्सनल डाटा क्या होता है? आपके बारे में कोई डाटा किसी के हाथ में लग जाए और आपको लग रहा है कि उस डाटा से वो मुझे पहचान सकता है ये कौन है, किसका डाटा है, समझ लो डाटा आपका क्या था? पर्सनल डाटा। इसमें पर्सनल सेंसिटिव डाटा भी शामिल है। पर्सनल डाटा में सेंसिटिव भी है, जिसका नुकसान भी हो सकता है आपको, वो भी पर्सनल है, याद रखोगे। लेकिन आगे सेंसिटिव पर्सनल डाटा में आगे मजीद पढ़ेंगे, ऐसा डाटा जिससे किसी इंसान का नुकसान हो सकता, देखेंगे। कहता है अगर कोई डाटा इन 3 शक्लों में पड़ा हो, एनोनिमाइज करके रखा हो, यानी कि आपका डाटा है, आपका आपकी जगह पे किसी और का नाम रखा हुआ, या उसको इनक्रिप्ट करके रखा हो, उसके ऊपर कोई की लगाई जाती है ताकि कोई बंदा किसी इसको देखे भी उसको समझ ना आए इसमें लिखा गया है, जिसके बाद डिक्रिप्शन की होती है वही उसको पढ़ सकता है। और या सिडोमिनाइज करके रखा गया हो। इसमें मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, उस फील्ड को जिस जहां पे आपका नाम लिखा होता है ना, उस वहां से आपका नाम खत्म कर देते हैं, कोई XYZ वहां पे यूज कर दिया जाता है। तो इस तरह करके कहता है कि अगर हम नाम लिख रहे हो किसी के बंदे के, ये पर्सनल डाटा नहीं होता अगर इन नामों के साथ हो, इस तरह लिखे हुए नामों के साथ हो, क्योंकि ये लोग पहचान ही नहीं सकते ये है कौन। ये पूछेगा पेपर में, अगर इस शक्ल में डाटा पड़ा हो, ये पर्सनल डाटा नहीं होता। क्यों? अगर इस शक्ल में पड़ा हुआ डाटा किसी के हाथ में आ भी जाए, सुडोमिनाइज, एनोनिमाइज या इनक्रिप्टेड डाटा किसी के हाथ में आ भी जाए, वो बंदा आपको पहचान नहीं सकता, इसलिए ये आपका पर्सनल डाटा नहीं है। याद रखोगे मेरे से?
आगे पूछेगा वो पर्सनल सेंसिटिव डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा जो किसी के हाथ में आ जाए तो आपका नुकसान हो सकता हो। ये कौन सा डाटा हो सकता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, क्रेडिट है, आपका मोबाइल फोन, वो पासवर्ड वगैरह है बायोमेट्रिक है, जैसे जगह जगह में हम बायोमेट्रिक करवाते हैं। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, लोग सिमें देते हैं और साथ कहते हैं सर बायोमेट्रिक कर दो अभी, वो साथ लेके फिर होता है। मैं आपको बताया, इवन वो साथ गिफ्ट दे रहे होते हैं, ये गिफ्ट ले लो, सिम लो, गिफ्ट भी लो साथ, ये बायोमेट्रिक कर दो। जब बायोमेट्रिक कर दिया आपका सारा डाटा उनके पास चला गया, तो मेरे सारी बात है, नुकसान होगा कल। तो सेंसिटिव इस तरह का बायोमेट्रिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशंस का रिकॉर्ड, और डिटेल पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल एथनिसिटी, किस किस फिके से, किस मजहब से, कुछ इस तरह के रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं उसके, किसको अच्छा समझता है, किसको बुरा समझता है, इस तरह के मामला, ये सारे किसी का सेंसिटिव पर्सनल डाटा होता है। कॉन्सेंट कहता है किसी भी डाटा सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई भी इदारा डाटा रखेगा, उस डाटा सब्जेक्ट से लाजमी तौर पे बड़ी वाजे, स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड, अनएम्बिगुअस किस्म की वो क्या लेगा, कॉन्सेंट लेगा इन राइटिंग, फिर उसके बारे में डाटा इकट्ठा कर सकता है। याद रखोगे, यानी कि किसी की इजाजत के बगैर डाटा इकट्ठा नहीं करना, ना कोई रख सकता है ना इकट्ठा कर सकता है। आगे की प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग। अगर किसी इदारे के पास किसी इंसान का डाटा पड़ा हो तो उस इदारे के ऊपर ये असूल अप्लाई होते हैं कि प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग। जो बंदा किसी का डाटा इकट्ठा करके प्रोसेस करता है, कोई इदारा, चाहे नादरा हो, चाहे कोई कॉलेजेस हो, चाहे ये जो मोबाइल फोन कंपनियां हो, चाहे फेसबुक वाले हो, जिनके पास भी आपका डाटा पड़ा हुआ, पर्सनल डाटा पड़ा हुआ, उनके ऊपर क्या, इन इदारों के ऊपर क्या असूल अप्लाई होंगे, जहाँ पे सीवियां जमा करवाते हैं इधर सारा कुछ, क्या असूल अप्लाई होंगे। कहते हैं लॉफुलनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। भाई ईमानदारी के साथ कानूनी तौर पे उस डाटा को ट्रांसपेरेंट अगले बंदे को बता के अपने पास रखेंगे। पर्पज लिमिटेड होना चाहिए, जिस मकसद के लिए डाटा दिया किसी ने, किसी को आपने, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो। जैसे यहाँ पे एडमिशन के लिए दिया तो एडमिशन के लिए इस्तेमाल हो, ये ना हो कि सिम निकलवा रहे हो आपके नाम पे। डाटा मिनिमाइजेशन होनी चाहिए, कम से कम डाटा हो, जितनी की जरूरत हो किसी इदारे को, उससे ज्यादा ना हो। उसके बाद कहते हैं कि एक एक्यूरेट रखे वो सारा डाटा, और स्टोरेज लिमिटेड होना चाहिए, याद ना रखे, जब वो उसका मकसद पूरा हो जाए इदारे का, उसके बाद आपका डाटा डिस्कार्ड कर दे। और इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जब आपने उस इदारे को डाटा दिया है, उस इदारे की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी के साथ उस डाटे को कॉन्फिडेंशियल भी रखना है, और अकाउंटेबिलिटी, और अगर उस डाटे को चोरी हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी हो, जवाबदेही भी हो। बाकी मुल्कों में है ये कानून। जब अब फेसबुक, ये सारे इतने बड़े वो हैं, टाइकून हैं, इनको बड़े बड़े जुर्माने हुए, ये जो पर्सनल डाटा लीक होने की बेस पे, इस वजह से हुए ना, अकाउंटेबिलिटी है वहां। अगर आप यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, कोई मलक रियाज या फलाना तगड़ा बंदा, जरदारी या इनका कोई बैंक या इनका कोई इदारा कोई गलत कर दे, ये एक प्राइवेट इदारे ने ये किया है, एक नामालूम शख्स की तरफ से ये मामला हुआ है, फलाने बंदे, सबको अब्बा बना लेते हैं ये लोग, उसका नाम ही नहीं लेते हैं, कहीं जन्नत में ना चले जाए। लेकिन बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वहां पे कोई तगड़ा माड़ा नहीं होता कानून के सामने। यहाँ पे कानून के ने रखी हुई है चीजें कि कौन तगड़ा कौन माड़ा, किसका नाम लेना किसका नाम नहीं लेना। खैर, इंडिविजुअल राइट्स कहता कि ओए होए वीडियो तो चल ही नहीं रही, मादत में रोज ले बेटा। इंडिविजुअल के राइट्स कहता है इंडिविजुअल हैज फॉलोइंग राइट्स इन रिलेशन द प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डाटा। इंडिविजुअल के भी कुछ राइट्स, ये पीछे आपने डाटा जो डाटा कंट्रोल है उसके वो पढ़े थे, उसूल क्या अप्लाई होते हैं उसके ऊपर। आप लोगों का जिसका डाटा किसी के पास पड़ा हो, डाटा सब्जेक्ट के क्या राइट है, तो डाटा सब्जेक्ट के क्या राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई इदारा आपका डाटा रखता है, आपको पता होना चाहिए कि फलाने इदारे के पास आपका डाटा है। और राइट ऑफ एक्सेस टू डाटा, उस इदारे के पास जो डाटा पड़ा हुआ आपकी एक्सेस भी होनी चाहिए उस डाटा तक, जैसे ऑनलाइन डाटा अवेलेबल कर देना, आपका डाटा किसी इदारे के पास पड़ा हुआ। और राइट टू अगर उस डाटा में कोई गलती हुई हो तो आप उसको इजाजत होनी चाहिए उसको रेक्टिफाई करने की। और राइट टू बी फॉरगेटन, आप किसी को डाटा देकर भूल भी सकते हो, उसको रेज भी कर सकते हो। राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग, अगर कोई इदारा जिसको आपने डाटा दिया था, आप उसको इनकार कर सकते हो, मना कर सकते हो, रोक सकते हो, भैया मेरे नंबर पे किसी तरह की कोई मार्केटिंग का मैसेज या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, वही बात। राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, अगर आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना चाहें, आपका राइट है। जैसे डोमिसाइल वगैरह हम लेकर जब जाते हैं एक जिले से दूसरे जिले या फलाना, तो फिर क्या होता है, वो रिकॉर्ड भी हमारा ट्रांसफर करते हैं। राइट टू विदड्रॉ कंसेंट, अगर किसी मकसद के लिए, मार्केटिंग के लिए आपने कंसेंट दे दी, उस कंसेंट को बाद में विदड्रॉ भी कर सकते हो। राइट टू कंप्लेन टू द रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अगर आपका कोई डाटा का गलत इस्तेमाल करे तो आपका राइट है, आप कोई भी रेलिवेंट अथॉरिटी को केस कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, बेटा आज के दौर में जो क्राइम है वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, सारी बात ऑनलाइन ही क्राइम हो रहे थे। तो उस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से बचने के लिए मेरे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, पीका। ये एक आप पूछेगा पेपर में, पीका क्योंकि अभी अभी पीके का रौला पे चल रहा है पाकिस्तान में, है इसे ज्यादा चांसेस हैं इसके बारे में पूछ रहे, वो पूछेगा बताओ ये जो ये पीका ये करता क्या है।
नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे, टू प्रोवाइड ए कम्प्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू डिफाइन वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम किसको बोलेंगे, फिर मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फिर उसका मुकदमा कैसे चलेगा, और फिर उस मुकदमे में फैसला कैसे देंगे। ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई हैं, पीका के अंदर, पूछेगा पेपर के अंदर एमसीक्यूज में, याद रखोगे मेरे से। अनऑथोराइज एक्सेस, अगर किसी बच्चे की क्लास ना हो किसी रूम में, और वो बंदा उस रूम में आ जाए जिसकी क्लास ना हो, इसको बोलते हैं अनऑथोराइज एक्सेस। नहीं नहीं जज़ाकल्लाह, अभी थोड़ी देर बस। नहीं बेटा, अनऑथोराइज एक्सेस क्या होती है, अगर कहीं किसी जगह पे आपका आना ममनू हो और आप वहां पे आ जाएं, इसको बोलते हैं अनऑथोराइज एक्सेस। याद रखोगे, नहीं सर का तो राइट है, वैसे मैं आपको समझा। तो अनऑथोराइज एक्सेस में रोचे, जिस डाटे तक, जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम तक आपकी एक्सेस ना हो और आप वहां पे एक्सेस हासिल करके बैठे हो, ये आपकी एक्सेस कौन सी कहलाती है, अनऑथोराइज एक्सेस। याद रखोगे मेरे से, डाटा और इंफॉर्मेशन, इसमें इस एरिया को पढ़ते हुए आपने दो अल्फाज याद रखने, डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखोगे। अब कहता है एक्सेस टू डाटा क्या होती है, कहता है जब आप डाटा तक ऐसे पहुंच सकते हो, उस डाटा को यूज कर सकते हो, कॉपी कर लें, मॉडिफाई कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, जिस जहां पे भी डाटा पड़ा हो वहां तक ऐसे पहुंच हो जाए आपकी, आप उस डाटा को यूज, कॉपी, ट्रांसमिट, डिलीट कर सकते हो, समझो आपकी एक्सेस थी। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब एक्सेस नहीं है, याद रखोगे। उसके बाद यानी कि खाली पता होना काफी नहीं है, ये नहीं कहेंगे डाटा तक एक्सेस है, कहाँ पे पड़ा हुआ, वहां पे ये सारी चीजें हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम कब होगी, वही बात मेरे बच्चे, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम मींस गेनिंग कंट्रोल और एबिलिटी टू यूज एनी या होल पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में कई कंपोनेंट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन कैप्चर होने से लेके आगे प्रोसेस होने से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने तक, ये सारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर इस इंफॉर्मेशन सिस्टम तक इस पूरे पर या इसके किस हिस्से पर, ट्रांजैक्शन कैप्चर करने वाले हिस्से पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हिस्से पे, प्रोसेस वाले हिस्से पे, अगर आपका गेन या कंट्रोल आ जाए या आप उसको यूज कर सकते हो, समझो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम तक एक्सेस। उसके बाद डाटा डैमेज क्या होता है, कहता है कि डाटे को ऐसे डिलीट कर देना, अल्टर कर देना, डिटोरिएट, खराब कर देना, अरेज कर देना, रीलोकेट कर देना, या उसको सप्रेस करके रख देना, जिससे वो डाटा टेम्परेरीली या परमानेंटली अनअवेलेबल हो जाए। समझो आपने डाटे को डैमेज कर दिया है, यानी कि डाटे को आप जब अनअवेलेबल कर रहे हो किसी भी तरीके से किसी के लिए, समझो डाटे को क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। अब अगली बात, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। होता है ना, कुछ मकामात, कुछ जगह हसास होती हैं, जैसे 9 मई के वाकये में जिस जगह पे वो चले गए वो हसास जगह थी, और ऐसी हसास जगह थी वहां पे सिक्योरिटी के लिए कोई था ही नहीं। ये पहली हसास जगह है जहां पे सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा था ही नहीं, सब गैप है सिक्योरिटी, और सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरिया उसको बगैर सिक्योरिटी के छोड़ा हुआ है, क्योंकि हसास है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आए, और जब वो लोग आए उनके खिलाफ एक मुकदमा बने, और ये सारी जिंदगी उस मुकदमे को भुगतते रहे, और इस मुकदमे में चाहे इनके पीछे इनके बेचारे बच्चे इनके बीमार पड़ के मर रहे हो, इनके वालदैन मर रहे हो, फिर हम उस मुकदमे में अपनी अपनी रूह की तस्कीन करेंगे और इन लोगों को सजा देंगे। इस मकसद के लिए पूरा, मेरे बच्चे अल्लाह माफ करे, कल एतजाज एहसन साहब ने 5 सवाल पूछे, उसने कहा ये 5 सवाल हैं, आईजी को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं 5 सवाल पूछूंगा आईजी से, अगर उसने जवाब दे दिया तो समझो, कहता है वहीं पे सारा कटा, उसमें से अगर मुझे कुछ याद रह गए, अज्यूम कर लो, उसने कहा मैं आईजी से पूछूंगा, बताओ 9 मई को कहाँ पे हमला हुआ था, यानी कि कहाँ पे लोगों ने, ये मान लो कि लोग पहुंचे थे, कहेगा 10 जगहों पे, 12 जगहों में, फलानी जगहों पे, इस तरह वो नाम लेगा कि 10-12 जगहों में। फिर मैं उनसे पूछूंगा इन 10-12 जगहों पे पुलिस कहाँ पे अवेलेबल थी, क्या थी कहीं पे पुलिस, कहीं पर नहीं। फिर अगला मैं सवाल करूंगा, पुलिस को किसने रोका था वहां पे उस दिन ना जाने से, कि तुमने नहीं जाना, इनको रोकना नहीं है, किसने कहा था पुलिस को, वो बताएगा कि मेरा अपना था या किसी का था। अगर किसी का था मैं उसको पूछूंगा वो कौन था जिसने तुझे उस दिन रोका था, कि किसी 8-6-7 घंटे के अंदर वहां पे कार्रवाई चलती रही, कोई पुलिस वाला क्यों नहीं पहुंचा, तो तूने खुद रोका या किसी ने कहा था, कह रहा बैठा दो, ये सवालों के जवाब मिल जाए, पता चलेगा 9 में किसने किया। जेन्युइन बातें, ये सवाल ही ऐसे हैं, इसे यही काफी है, बाकी तो पूछने की जरूरत ही कोई नहीं कुछ भी। ये वकील होते हैं, ये होती है वो वकालत, जब बंदा कोई कर रहा हो ऐसे सवाल होते हैं। खैर वापस
तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हसास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके, अगर देखो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कहता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको नुकसान पहुंचे, उसके नुकसान से जो हमारी ऐसी ऐसी चीजों की सप्लाई जो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे लिए नेसेसिटी की वो रखती हो सिचुएशन, उसमें अगर रुकावट हो जाए, जैसे गैस है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खासा गैस सप्लाई ना हो, खुश होते घरों में कैसे चूल्हे जलेंगे, लोग तो रुल जाएंगे बेचारे। तो इसलिए पुराने वक्तों में दहशतगर्द, पता नहीं वो क्या हो गया, वो दहशतगर्द हमेशा पाइपलाइन उड़ाया करते थे और हम मरम्मत ही करते रहते थे। पता नहीं वो ठेकेदार का काम था, है, ठेकेदार भी उनसे मिला हुआ था, पता नहीं क्या था। उसके बाद उनको समझ आ गई, उन्होंने कभी वो पाइपलाइन नहीं उड़ाई। पता नहीं उनका मकसद चेंज हो गया या ठेकेदार चेंज हो गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन पर पता नहीं। अब वो पाइपलाइन उड़ाते थे, हम यही सुनते थे, पाइपलाइन उड़ा दी, पाइपलाइन उड़ा दी गैस, दहशतगर्दों ने। खैर आज तो, अब तो वो उनका नाम इंप्रूव हो गया, वो ख्वारिज बन गए। अब दहशतगर्द पाकिस्तान से टर्म खत्म कर दी गई, ये पता है आपको। अब ऑफिशियली दहशतगर्द का नाम दहशतगर्द नहीं, अब वो ख्वारिज है। और हम लोग यहाँ पे ख्वारिजों का मुकाबला कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेग्रिटी एंड डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग दो सर्विसेज whose integrity if compromised could result in significant loss of life or casualty। यानी कि ऐसी कोई बड़ी मेजर कोई वो सर्विसेज हो, अगर उनको नुकसान पहुंचे तो शायद लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंच सकता हो, या हमारे मुल्क के इकोनॉमी या सोशल इंपैक्ट हो सकता हो हमारे मुल्क के ऊपर। ऐसी चीजें भी मेरे बच्चे, वो भी क्या होंगी हमारे लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। या मान लो कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, या हमारे मुल्क की सलामती या नेशनल डिफेंस या हमारे रियासत का जो फंक्शनिंग है, अगर वो उसका मान लो कि खलल आएगा, तो हम लोग ये भी क्या था, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और गवर्नमेंट कहता है किसी भी जगह को गवर्नमेंट ने यही पावर इस्तेमाल की है, किसी भी जगह को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकती है। उन्होंने जब वाकया हो गया तो उन्होंने कहा कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैंने कहा ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट ये भी काम कर सकती है। लोड़ा ऑफेंस एंड पनिशमेंट, कहता है कि अब सजाएं क्या है, यहाँ पे 7 सजाएं पढ़ने जा रहे हो, 6 मेरे बच्चे, उनको सजाओं को याद रखना बड़ा आसान है। बस मैंने कहा था एक लफ्ज याद रखना, डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहली 3 सजाएं इनकी है, फिर आगे डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगली 3 सजाएं इसकी हैं। और एक वैसे स्टैंड अलोन है, 7 सजाएं हैं। अब याद कैसे रखोगे, सिंपल। कहता है कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा तक एक्सेस हासिल कर ले, खाली एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस जिसको हमने बोला है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर ले, सिर्फ एक्सेस हासिल कर ले। मान लो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा पड़ा हुआ, मैं चोर हूं, मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन पहुंच गया यहाँ। ये मेरी एक्सेस कौन सी थी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस थी। यहाँ पे डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम पड़ा हुआ और यहाँ पे दराज में डाटा पड़ा हुआ और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इस पे सजा क्या है, 3 महीने और 50,000 तक फाइन। क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मैंने अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर ली इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा तक। अब अगला, मैं यहां पे पहुंच भी गया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी हासिल कर ली और मैंने इस डाटा को कॉपी भी कर लिया, या इस डाटा को कॉपी करवा लिया यहां पे पड़े हुए मशीनों में रख के, और इसको मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया अगर कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा हुआ। नुकसान नहीं पहुंचाया, डैमेज नहीं किया, लेकिन यहां से कॉपी करके ले गया डाटा। अब अगली सजा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा तक अगर कोई बंदा पहुंचे और कॉपी कर ले डाटा, फिर इसे ज्यादा सजा है। अब 6 महीने तक और 1 लाख तक फाइन। मैं यहां पे पहुंचा, कॉपी किया या ना किया, लेकिन मैंने सिस्टम, ये सारा डाटा और जो सिस्टम है उसको डैमेज कर दिया, पकड़ा हथौड़ा सारा तबाह कर दिया। अब इसकी उससे ज्यादा सजा है, 2 साल तक कैद और 5 लाख तक फाइन। इसमें क्या है, एक गलत नियत से एक बंदा सिस्टम को डैमेज करता है, किसको, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा को, तो फिर वो क्या है, वो ये सजा। सेम यही अल्फाज आगे, सेम यही, बस आपने ऐड किसको करना है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम यही, सेम यही, बस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करते जाओ। जैसे कहता है कि whoever with dishonest intention gain unauthorized access, कहां तक, वही इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां तक अगर गेन एक्सेस गेन कर ले, 3 साल कैद और 1 मिलियन फाइन। ये ज्यादा हैवी है क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक वो पहुंचा है। अगर उसको कॉपी कर ले या ट्रांसमिट कर दे तो फिर उसकी 5 साल और 5 मिलियन। और फिर अगर क्या करे, उसको डैमेज कर दे
7 साल कैद और 10 मिलियन फाइन। बाकी वही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इसका लफ्ज मेरे बच्चे ऐड होने याद रखोगे। और जो ये यही सेम सजा है 7वें गुनाह के लिए, ये है जब आप कोई गुनाह करो और फिर आप उसको क्या करो, आप उसको ग्लोरीफाई करो, यानी कि आप कोई कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करो और लोगों को बताओ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आपको भी करना चाहिए। या आप लोग सो रहे हैं, देखें मैं ये सारा कुछ कर रहा हूं इस रियासत के लिए, और काम भी आपने 2 नंबर किया हो, और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो गुनाह करके, तो बता रहे लोगों को आपने बड़ी नेकी का काम किया है, उसकी भी यही सजा है 7 साल। और जैसे लोग अल्लाह माफ करे कहीं पे बम धमाके करते हैं, कहते हैं ये देखें यहाँ पे ये लोग थे, वो लोग रहते थे, हैं? मैंने उस फलाने फिरके के लोग रहते थे, मैंने उनको अल्लाह माफ करे ये कर दिया है, जहन्नम वासिल कर दिया है, जो यूज करते हैं ये लफ्ज। तो एक्चुअली और गुनाह भी किया और फिर उसको ग्लोरीफाई किया। ग्लोरीफाई करने का ही खाली मेरे उसको 7 साल और 10 मिलियन, बाकी जो गुनाह के उसके 2 लहर सजा है। याद रखोगे। कितने हो गए चैप्टर? बेटा ये बार बार पता नहीं कितने चली जाती है वीडियो। 18वां आ गया, हमारे पास आधा घंटा है। आज उसका आज उसका ऑनलाइन प्रीमियर होगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आपने फौरन यूट्यूब पे जाना, उस वक्त वो ऑनलाइन चल रहा हो। कल पास पेपर डिस्कस करेंगे, याद रखो, तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वो कराते में फास्ट ट्रैक में घंटे सवा घंटे में तुम्हें खत्म करना होता है चैप्टर 1। वो हमेशा होता है, एक लेक्चर में खत्म करता हूँ हमेशा, उसमें कभी 2 लेक्चर नहीं लगाए, हमेशा फास्ट ट्रैक होता है वो, मतलब इसी तरह है। अच्छा हाँ चेक करो, ऐसा मैंने कहा पता नहीं, इस दफा आधा एक दफा हुआ था, यानी कि उसको कहता है इस दफा तो आपने आधे लेक्चर में उसको करवा दिया। हर चीज हर जगह पे उसको ऐसे ही करता हूँ। लो बेटा, चैप्टर नंबर 18, इसमें 2 हिस्से हैं मेरे बच्चे। एक हिस्सा जरा थोड़ा सा टाइम लगना है, दूसरे पे मेरे बच्चे एक ही जगह पे हो जाना है सारा। कंपटीशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। अब मेरे बच्चे कंपटीशन मेरे बच्चे आपको पता है कि हम चाहते हैं कि इदारे आपस में compete करें। जब इदारे आपस में compete करते हैं तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका फायदा होता है, क्योंकि इदारे मेरे बच्चे अगर अज्यूम कर लो एक ये सप्लायर बैठा हुआ है कोई चीजें बना के बेचता है, एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, अब इनके जो कस्टमर हैं मेरे बच्चे उनको एक फायदा ये मिलेगा, ये सप्लायर जितने भी होंगे मैन्युफैक्चरर ये आपस में compete करेंगे, आपस में compete करेंगे, क्वालिटी भी अच्छी रखेंगे और मेरे बच्चे उसके बाद प्राइसेस भी मुनासिब रखेंगे। इस सारे का फायदा लोगों को होना है। लेकिन अगर कोई बंदा एक ही बैठा हो, उसको पता है मुझसे ही लोगों ने चीजें खरीदनी है, मेरे अलावा कहाँ से कहीं से खरीदेगा ही नहीं, फिर मेरे बच्चे वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज करता है और फिर मेरे बच्चे उसमें जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ा देता है। तो बेचारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका इस्तेहसाल एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है उनको। इसके मकसद के लिए मेरे बच्चे पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको हम कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, CCP। अब ये जो CCP है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पूछा हुआ पेपर के अंदर। प्रीएम्बल ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 स्टेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। तो टू इंश्योर द फ्री कंपटीशन, ये जो कंपटीशन एक्ट 2010 है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछा हुआ MCQs ऐसे ही। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटी, कि जितनी इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हो मुआशी तौर पे या मान लो कि कमाने के लिहाज से, टू इनहेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, और टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर, और लोगों का आपस में जारी बात है और कंज्यूमर को उस रवैये से बचाना कि लोग आपस में एंटी कंपेट, अगर एक बात का एक इदारा होता है उसकी मोनोपोली होती है, कंपटीशन होता ही नहीं, बात का एक से ज्यादा इदारे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं आपस में इस तरह वो बिहेवियर बना लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे ही नहीं, फिर भी लोगों का नुकसान होता है। हम इससे भी बचाने के लिए तो क्या बना हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये एक्ट बना हुआ और इस एक्ट को इंप्लीमेंट कौन करता है, CCP। और CCP एक ऐसा इदारा है जो क्वाज़ी रेगुलेटरी और क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है,
क्वाजी रेगुलेटरी का मतलब क्या है? ये इदारा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद तय करता है, और इसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन, क्वाजी क्वाजी याद है ना, पिछले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ गए थे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कानून बनाता है। इसकी बनाई हुई रेगुलेशन ऐसी होंगी जैसे कानून की बनाई हुई। इसके दिए हुए फैसले ऐसे होंगे जैसे अदालतों के दिए हुए फैसले हैं। क्वाजी रेगुलेटरी और क्वाजी जुडिशियल, याद है मेरे बच्चे? उसके बाद रेलिवेंट डेफिनेशन इसमें देखिएगा। गुड्स आपको पता है क्या होती है? वो सारी चीजें जो आपने आगे बेचने के लिए रखी हुई हैं यहाँ पे, उनका नाम यहाँ पे गुड्स होगा। जो रीसेल के लिए आपने रखी है, जो कंसिलेशन के बदले में बेचते हैं। और रिटेलर कौन होता है? जो एंड कंज्यूमर को लोग चीजें बेच रहे हो, उनको हम रिटेलर्स कहते हैं। जिन्होंने ऐसे लोगों को बेचते हैं जिन्होंने आगे चीजों को रीसेल नहीं करना बल्कि कंज्यूम कर लेना। होलसेलर कौन होता है मेरे बच्चे? अज्यूम कर लो ये मैन्युफैक्चरर है, उसका कोई ना कोई सप्लायर होगा। मैन्युफैक्चरर कोई चीज बना के सीधा कंज्यूमर को नहीं बेच रहा होता, ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आगे मजीद उन लोगों को बेचते हैं, रिटेलर्स को, जिन्होंने चीजें आगे मजीद सेल कर वो करनी है, यानी कि सेल करनी है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर उन रिटेलर्स को बेचते हैं जिन्होंने चीजें आगे मजीद सेल करनी है। रिटेलर उन लोगों को चीजें बेचता है जिन्होंने कंज्यूम करनी है। तो होलसेलर उन लोगों की चीजें बेचता है जिन्होंने आगे रीसेल करनी है। उसके बाद रेलिवेंट मार्केट क्या होती है? कहता है जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा ना ये मार्केट है, वो मार्केट है। जैसे वो प्रोडक्ट के लिहाज से भी कह सकता है। प्रोडक्ट के लिहाज से क्या? जहाँ पे कोई खास प्रोडक्ट मिलती हो या उसकी अल्टरनेटिव चीजें मिलती हो। जो जैसे मान लो अगर कोई हम कहेंगे एक बाजार है उसमें सारे वो ही हैं, कहते हैं इसको मेडिसिन ही है, तो समझो प्रोडक्ट मार्केट है। एक मेडिसिन ही तो उसका अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। सोने की मार्केट है तो वो प्रोडक्ट मार्केट है, सोना मिलता है वहां से है। ऐसे लेदर की मार्केट है तो लेदर मिलेगा। अगर स्पोर्ट्स की मार्केट है तो स्पोर्ट्स मिलेगा, वहां पे स्पोर्ट्स का सामान मिलेगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, जहाँ पे कोई खास प्रोडक्ट मिलती हो या उसका अल्टरनेटिव। एक होती है ज्योग्राफिक मार्केट, एक ऐसा इलाका जहां पे एक सेम होमोजीनियस किस्म की कोई चीजें बना के बेची जा रही हो, या जहां पे एक होमोजीनियस तरह की चीज को सप्लाई किया जा रहा हो, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। याद रखोगे? जैसे चले खैर, अब क्या कहे बता, तो वैसे कुछ इलाके होते हैं मशहूर होते हैं। कोई इलाका है कोई फलानी चीज के लिए मशहूर है, कोई इलाका कपास के लिए मशहूर है, कोई इलाका शुगर के लिए मशहूर है। तो इस तरह का मामला। प्रोहिबिशन अंडर द कंपटीशन एक्ट। अच्छा, कंपटीशन एक्ट ने कुछ चीजों को करने से मना किया। वो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आनी है। सबसे पहले अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। देखो, कंपटीशन और कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को इंश्योर करता है कि कोई एक सप्लायर ना बैठा हो मार्केट के अंदर। अगर एक सप्लायर बैठा होगा, वो क्या होगा? जो बेचारे कंज्यूमर हैं, वो कंज्यूमर का इस्तेहसाल करेगा। डोमिनेंट पोजीशन में गलत होना गलत नहीं है, यहां पे बताया जाएगा। कोई बंदा एक डोमिनेंट है, वो तगड़ा है, तगड़ा होना गलत नहीं, लेकिन अगर वो तगड़ा होने का गलत इस्तेमाल करे, उसको कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। जैसा वो था ना अंडर इन्फ्लुएंस, वहां पे एक तगड़ा बंदा हुआ करता था, तगड़ा होना गलत नहीं था वहां पे, लेकिन जब वो उसका अनफेयर एडवांटेज लेता था, हम कहते थे अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है। अगर वो अनफेयर एडवांटेज नहीं लेता था, हम कहते बिल्कुल वैलिड है। तो यहाँ पे भी मेरे बच्चे तगड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन अगर तगड़ा होकर आप लोगों का नुकसान करना शुरू करते हैं, ये गलत है। अब लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दे, उनको पैरों में रौंदना शुरू कर दे, जैसे अभी हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। कुछ लोग इतने तगड़े हैं, उनके हाथ में बंदूक है। बंदूक तो किसी शही के हाथ में दे दो, वो भी पूरे गांव को आगे लेकर चल पड़ेगा। इसमें कोई तगड़ापन होना तो नहीं है, ये तो कोई बहादुरी नहीं आपकी है। फिर जहां पे होना चाहिए बहादुर, वहां पे भी बन के दिखा दें यार, एक दफा हम रौले मुके, लेकिन वहां पे इस तरह की हिस्ट्री को नहीं ले बेटा। तो अगर कोई तगड़ा बंदा, तगड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन मेरे तगड़ा होकर लोगों का नुकसान करना ये गलत है। कहता है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहता है कब होगी? जब कोई एक इदारा इतना तगड़ा हो, वो मार्केट में कोई ऐसा माहौल बना के रखे कि जो मार्केट में कंपटीशन को रोक के रखे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, रिड्यूस कर दे, डिस्टॉर्ट कर रहा हो, खराब कर रहा हो, ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा हो। एक इदारा ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे, ऐसी हरकतें कर रहा हो सादा अल्फाज में, जिससे मार्केट में कंपटीशन खराब हो रहा हो। और कंपटीशन खराब कैसे हो रहा हो? आने नहीं दे रहा कंपटीशन, एंटर ही नहीं होने दे रहा किसी नए को, या एंटर होता कोई उसको निकाल देता है, या उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, महदूद कर देता है किसी लेवल तक, और या उसको वैसे कम कर देता है, या खराब करता है कंपटीशन। ऐसी हरकतें कर रहा हो, तो ये क्या है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब मेरे से ये प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आएंगी जिससे लगेगा ये बंदा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा पेपर में, प्रैक्टिसेस बताओ। मोनोपोली उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन कब होता है, यानी कि एक तगड़ा इदारा अपने तगड़े होने का फायदा कैसे उठा रहा होता है, या उसकी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे लगेगा ये लोगों का इस्तेसाल कर रहा है। तगड़ा होना गलत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, उसकी ये प्रैक्टिसेस गलत है। इन प्रैक्टिसेस से पता लगता है कि ये अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन हो रही है। कौन कौन सी? प्रोडक्शन को लिमिट कर देना, मैं इससे ज्यादा चीजें बना के बेचूंगी नहीं, और वो अकेला सप्लायर है।
तो भाई लोग कहाँ से खरीदेंगे वो चीज़? जब नहीं खरीदेंगे, जब लोग खरीदना चाहेंगे, डिमांड, वो चीज़ होगी नहीं, क्योंकि बनाई कम रहा है। जब बना कम रहा है चीज़, लोग डिमांड करेंगे, वो डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद में उसके प्राइसेस बढ़ा रहा होगा। उसके बाद सेल्स एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस, फिर सारी बात है, ये सारी हरकतें करेगा। अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशन रखेगा, है, लोगों को कहेगा साल साल पहले बुकिंग कराओ, है, फिर वो चीज़ मिलेगी आपको। आलू लेने 2 साल पहले बुकिंग कराओ, है। उसके बाद ये तो शुक्र है, ये कुदरत के हाथ में बड़ा सारा कुछ है, इन लोगों के हाथों में नहीं दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा, यानी कि एक चीज दो कस्टमर को अलग अलग प्राइसेस पे बेचेगा, और एक बंदा बेचारा जस्टिफिकेशन पूछेगा, उसको कह के दफा हो जाए, लेना है तो ले, नहीं तो दफा हो जाओ। जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा, जिससे वो बंदा बेचारा सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद टाइम्स करके बेचेगा, यानी कि कहेगा ये चीज खरीदनी है तो साथ ये भी खरीदो, नहीं तो मैं आपको बेचूंगा ही। तो टाइम्स करना शुरू कर देगा। या उनको कहेगा अच्छा आपने मुझसे चीनी खरीदनी है, तो ट्रैक्टर खरीदने का भी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करो। कहेगा सर इनका लेना देना है क्या, मैंने चाय पीनी है, चाय पीनी है, अच्छा चाय पीनी है, बर्तन भी तो चाहिए होगा, बर्तन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी मुझसे करो। सर मुझे पत्ती दे दो, मैं पत्ती के लिए आया हूं। बर्तन भी खरीदूं मैं आपसे, हाँ, बर्तन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर मैं आपको चीनी दूंगा या चाय दूंगा। यानी कि ऐसा ऑब्लिगेशन अंडरटेक करने को उसको कह रहा है, जिसका उसके मेन, उससे जो कॉन्ट्रैक्ट उससे कर रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो बंदा आपको मजीद कोई ऑब्लिगेशन अंडरटेक करने का, जस्ट एग्जांपल, आप बैट खरीदने के लिए गए हो, आपने कहा बैट दे दो, वो कहता बैट दे देता हूँ, लेकिन आप क्या करो, मोइन खान जो अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी, उसमें एडमिशन लो। क्या कहा सर मेरा बल्ले से उसका क्या ताल्लुक है, मैंने गली में खेलना, नहीं उस एडमिशन लेगा तो तुझे बैट मिलेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे बल्ले मिला करने थे, अगर कोई इस तरह तगड़ा होता। यानी कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं, ऐसा ऑब्लिगेशन अंडरटेक करने को कह रहा है इस पॉइंट में। या अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन, इसमें क्या था मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो एक सप्लायर है, इसी के पास मटेरियल है, और ये मटेरियल आगे मान लो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी इनको सप्लाई करते हैं, और ये फिर आगे चीजें बना के बेचते हैं। ये अकेला सप्लायर है, तगड़ा है, ये मिस्टर एस। ये क्या करता है, इसको मटेरियल महंगा कर देता है, इसको सस्ता कर देता है। इससे होता क्या है, इन दोनों का आपस में कंपटीशन था बेचारों का। इससे चीजें बना के आगे खरीद के मटेरियल बना के बेचते थे। लेकिन वो क्या कर रहा है सप्लायर, एक को सस्ता कर देता है, एक को महंगा। तो वो इस वजह से, जिसका महंगा हुआ उसकी चीजें भी महंगी हो जाती हैं, और जिसका सस्ता हुआ उसकी चीजें सस्ती, तो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस तरह ये लोग बेचारे, ये आगे क्या करता है, ये मार्केट के अंदर जो इसके आगे बायर्स होते हैं, उनका भी मेरे बच्चे, उनको भी कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में पहुंचा देते हैं। इसमें ये ऐसी हरकतें भी करने की पावर होती है। या प्रीडेटरी प्राइसिंग रख देता मार्केट में, कोई नई एंट्री हो रही हो ना, अपने प्राइसेस कम कर देते। जब अपने प्राइसेस कम कर देता, वो इदारा बेचारा नया बना होता, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वो कम कर नहीं सकता, तो उसका आते ही शिकार हो जाता है बेचारे। इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। शुरू में जो कि नई एंट्री हो रही हो तो अपनी कीमतें कम कर देना। उसके बाद बाइकॉटिंग और एक्सक्लूडिंग एनी अदर, ये हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ये मना किया गया था कि जब नए वो एंटर हो रही थी ना ये मोबाइल फोन कंपनियां, तो मना किया होता पहले अपने रेट कम नहीं करेंगे, ताकि ये ना हो कि वो नई बेचारा एंट्री, क्योंकि हैवी वो होता है, खर्चा होता है इसका, वो चाहते थे कंपटीशन हो। अगर आपने पहली कंपनी, उन्होंने प्राइसेस कम कर दिए, बड़ा मार्जिन होता था उनके पास कमाने का, वो प्राइसेस कम कर दिए, नहीं बेचारी जो सिम लेकर आ रही होगी वो तो रुल जाएगी, जोंग शोंग फिर एंटर ना हो पाते। तो यहाँ पर भी है कि जब कोई एंट्री हो रही हो तो वहां पे आपने प्राइसेस कम नहीं करने। बाइकॉटिंग, और ये कौन इंश्योर कर होता है, सीसीबी। बाइकॉटिंग एक्सक्लूडिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेल, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई चीज बना के आगे बेच रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या सेल कर रहे हो। आप कहते हो फलाने फलाने इदारे को हमने करनी ही नहीं सेल, या प्रोड्यूस उसके उसके लिए प्रोडक्शन करनी ही नहीं, या उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके नहीं देनी। जस्ट एग्जाम्पल, हम कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, और पैकेजिंग का मटेरियल बनाने के लिए एक ही फैक्ट्री है, पैकेजेस फैक्ट्री। अज्यूम कर लो, बाकी हमारे पास करोड़ों रुपए की वो पैकेजिंग फैक्ट्री लगाने की वो है नहीं गुंजाइश। हम वहीं से पैकेजेस वगैरह जो भी है वो सारा मटेरियल बनवाते हैं। उन्होंने हमें इनकार कर दिया, हमारे कंपेटिटर को इजाजत दे दी, आपका बना देंगे आपका। तो इस तरह प्रोडक्शन से इनकार कर देना, चीजें बना के डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें इनकार कर देना, या सेल इनकार कर देना, हम इनको नहीं बेचेंगे सामान, इनको बेचेंगे। या रिफ्यूज टू डील, या वैसे इनकार कर देना, हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। इस तरह की हरकतें क्या कहलाती हैं, ये इस तरह की प्रैक्टिसेस अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहलाती है। ये अकेला बंदा बैठा हुआ, अभी ये अकेला ये हरकतें कर रहा है। अच्छा बात मार्केट में एक से ज्यादा प्लेयर बैठे होते, लेकिन वो एक से ज्यादा प्लेयर आपस में, हमें लग रहा था कंपटीशन करेंगे, लेकिन उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर दिया, करके कंपटीशन खत्म कर दिया। इसलिए मेरे बच्चे कुछ एग्रीमेंट्स को ममनुआ करार दे दिया गया कि ये जो कंपेटिटर बैठे, ये लोग बैठे होते हैं जो मार्केट के अंदर प्लेयर बैठे हुए हैं, ये आपस में ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हमने कहा कि इसमें क्या है, कहते हैं इस तरह के एग्रीमेंट एक्चुअली कंपटीशन को खराब करने के लिए कर रहे हैं।
तो कुछ अगर एक जैसे सीए के कॉलेज सारे आपस में मिल जाए, एग्रीमेंट करके कुछ प्राइसेस तय कर लें, तो शायद ये क्या कर रहे होंगे, कंपटीशन खराब कर रहे होंगे। ज्यादा कॉलेजेस हैं, हमें लग रहा है कंपटीशन है, लेकिन अंदर खाते ये सारे मिले हुए हैं। तो इस तरह के ये उनको कहते हैं प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स। होता है ना कि बात का, मान लो ये गालियां निकाल रहा है, इसको गालियां, ये इसको गालियां निकाल, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन अंदर खाते माशाल्लाह दोनों मिले हुए, अंदर खाते मिले हुए हैं, ऊपर से एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। ये ना कहना कि ये नवाज शरीफ और जरदारी है, मतलब मैं आपको सब समझा रहा हूँ। तो ये हरकत होती है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स के अंदर। तो कहता है कि प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स कौन से हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो दो इदारे कर रहे हो, उनका मकसद क्या हो उन एग्रीमेंट्स करने का, कि वही बात हम प्रिवेंट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे कंपटीशन इन द रेलिवेंट मार्केट। यानी कि रेलिवेंट मार्केट में बैठे हुए प्लेयर्स अगर आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे कंपटीशन फिर खराब हो रहा हो, तो समझो वो क्या कर रहे हैं, वो गलत एग्रीमेंट कर रहे हैं। इस तरह के एग्रीमेंट को कहते हैं प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। तो कौन से एग्रीमेंट हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, वो मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं। एन एग्रीमेंट एंटर इनटू इंटर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव प्रोविजन शैल बी वॉइड। तो फिर कौन से हैं प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट, ये लिस्ट मेरे बच्चे याद करनी है आपने। सच एग्रीमेंट्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं। पेपर में ध्यान रखना, एक से ज्यादा प्लेयर आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर रहे होंगे, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट का पूछेगा तो ये अकेला बंदा बैठा हुआ वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो प्रैक्टिस है, ये एग्रीमेंट है, वो उसकी हरकतें हैं, ये आपस में एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट करके चाहे वही हरकतें करनी है, अच्छा एग्रीमेंट करके हरकतें वही करनी है, लेकिन पहले एग्रीमेंट है, बाद में वो हरकतें हैं, वहां पे हैं ही वो हरकतें, वहां पे सारी की सारी वो क्या है, प्रैक्टिस। जिससे लगता था अब्यूज और डोमिनेट पोजीशन हो रही है, यहाँ पे एग्रीमेंट करके अब्यूज और डोमिनेट पोजीशन करेंगे लोग, होना वही है। और इसलिए कई पॉइंट सेम है। क्या करते हैं, फिक्सिंग द परचेज और सेलिंग प्राइस और इम्पोजिंग एनी अदर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग कंडीशन। यानी कि ये क्या करते हैं, वही बात, परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस फिक्स कर देते। जस्ट एग्जांपल, ये कुछ प्लेयर बैठे हुए मार्केट में, और ये इदारा है या ये कई इदारे हैं, चाहे ये चीजें बना के बेचते हैं, और इनके खरीदार यही प्लेयर हैं, बस इनसे चीजें खरीद के आगे बेचते हैं। ये आपस में तय कर लें, इनसे हम जो खरीदते हैं ना, इनसे जो हम खरीदते हैं जो भी चीजें, हम इस रेट से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। आपस में इन्होंने तय कर लिया। अब इन्होंने तो बेचारों ने बेचना है, इन्हीं को बेचना है, इनके अलावा कोई खरीदार को नहीं इनका। जैसे बिजली बनाने वाले हैं, मान लो उनका खरीदार वापडा है, के इलेक्ट्रिक है, अज्यूम कर लो। अब उनको पता कि वापडा और के इलेक्ट्रिक के अलावा तो किसी ने नहीं खरीदना। अज्यूम कर लो ये वापडा और के इलेक्ट्रिक आपस में मिल जाएंगे, हम इनके बिजली इनसे इस रेट पे खरीदेंगे, वो बेचारे किसको बेचेंगे, बेचारे तो नहीं, खैर वैसे कह रहा हूँ, वो किसको बेचेंगे, फिर इनकी मानेंगे। तो बात का ये कई प्लेयर बैठे हुए हैं आगे, लेकिन वो क्या कर देते हैं, परचेज प्राइस फिक्स कर देते हैं, इससे ऊपर हमने बेचना ही नहीं, खरीदना ही नहीं आपसे सामान। और बात का ये मिलकर आगे आगे इदारे हैं, ये इनसे खरीदते हैं इदारे या लोग, ये आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, सेल प्राइस फिक्स कर लेते हैं, हम सेल इससे कम नहीं करेंगे। तो इस तरह बात को तो अपने मटेरियल की परचेज प्राइस फिक्स कर लेते हैं, मटेरियल इससे महंगा नहीं खरीदेंगे, और बात का सेल प्राइस फिक्स कर लेते हैं, सेल इससे कम नहीं करेंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, इस तरह के एग्रीमेंट कर लेना, तो वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट है। इसी तरह डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ मार्केट फॉर द गुड्स और सर्विसेज, ये मार्केट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कि इस मार्केट में तू अपनी चीजें नहीं लेकर आएगा, और इस मार्केट में मैं अपनी चीजें नहीं लेकर आऊंगा। मार्केट, इस मार्केट में तेरी प्रोडक्ट बिकेंगे, इस मार्केट में मेरी, तो कंपटीशन इस तरह खत्म कर लेते हैं। या फिक्सिंग और सेटिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, वही बात तय कर लेते हैं, इससे ज्यादा चीजें नहीं बनाएंगे। जब इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, वही जैसे शुगर मिल है, वो क्या करते हैं, वो इससे ज्यादा चीनी नहीं बनाते, ताकि वो एक तो खर्चा भी कम होगा बनाने का, उसके बाद प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। और मजे की बात क्या है, ये बेशर्म, क्योंकि हुकूमत के लोग इनमें शामिल होते हैं, ये बना भी ले चीनी ज्यादा, उनको कहते हैं तुम एक्सपोर्ट कर लो, बाहर भेज दो, वो सारी बाहर भेज देते हैं, और हमें फिर नहीं मिलती, मिलती है तो फिर महंगी। तो दोनों, और फिर वही चीनी माशाल्लाह इधर ही पड़ी होती है, कहीं इम्पोर्ट भी हो जाती है। पता नहीं क्या करते हैं यार ये लोग। लिमिटिंग टेक्निकल, चीनी भी होती है, लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और इंस्ट्रूमेंट विद, अच्छा आपस में तय कर लिया, हम में से कोई भी बंदा अपने आप को टेक्निकली डेवलप नहीं करेगा, नई टेक्नोलॉजी नई मशीनरी लगाएगा ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे आप, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी लोगों को फायदा होगा, भाई लोगों को फायदा होना, हमारा तो खर्चा होना ना, भाई आगे फ्यूचर में तो फायदा होगा, आपका कहना गोली मारो, हमने फायदा लेना ही नहीं, लोगों को फायदा नहीं देना, नई टेक्नोलॉजी की तरफ कोई नहीं जाएगा। कल्यूसिव टेंडरिंग और बिडिंग, यानी कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई टेंडर दिया है, यही 4-5 लोग हैं जो बोली लगाने जा रहे हैं, जैसे पीआईए था, आपस में मिलो, 10,000 से ज्यादा पीआईए खरीदना ही नहीं हमने, इससे ऊपर हम लोग हैं जो पीआईए की बोली लगाने जा रहे हैं, हम ही हैं, आपस में मिलकर तय कर लें कि इसकी बोली इससे ज्यादा हमने लगानी नहीं 10,000 से,
तो फिर ये भी मेरे चाहिए। अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन, ये वही, ये दोनों पॉइंट सेम वही है, सेम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके लिए डिसिमिलर कंडीशन। यानी कि एक बंदे को, जैसा हमने डिस्कस किया था ना, कि एक बंदे को एक, ये इदारे क्या कर रहे हैं, इनके ये एक इनका बायर है, बायर 1, एक इनका बायर 2 है, ये इदारे हैं। ये इसको भी मटेरियल यही सप्लाई करते हैं, इसको भी यही सप्लाई करते हैं। इन्होंने आपस में तय कर दिया, जो बायर 1 है उसको सस्ता मटेरियल देंगे, बायर 2 को महंगा देंगे। इनको बेचारों को आपस में कंपेटिटिव डिसएडवांटेज मिले जाए। और फिर वही कि जब कोई बंदा इनसे कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा हो तो उसको किसी और जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं इसके साथ, कोई और सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन भी कहना कि उसको ये भी अंडरटेक करो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर मैं ये चीज़ बेचूंगा आपको। जैसा अभी हमने एग्जाम्पलें ली थी, जैसा स्कूलों वाले करते हैं आज के दौर में भी, है कि इसको बच्चा एडमिशन करवाना था, कपड़े जाकर यूनिफॉर्म वहां से बनवाओ, किताबें वहां से खरीदो, फलाना वहां से, यार तो हमसे एडमिशन दो, एडमिशन का इससे क्या ताल्लुक, नहीं ताल्लुक है, समझिए, और करें भी क्या, सारे ही हैं ऐसे। डिसेप्टिव मार्केट क्या होती है, या डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इसको मेरे बच्चे देखें, ये भी प्रैक्टिसेस हैं। यानी कि दो प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे। एक प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, वो डोमिनेंट पोजीशन वाली, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वाली प्रैक्टिसेस। एक ये वाली मेरे बच्चे, जिससे हम क्या करते हैं, डिसेप्टिव मार्केटिंग करते हैं, ऐसी मार्केटिंग करते हैं जैसे लोगों को धोखा दे रहे होते हैं। अब वो कौन कौन सी मेरे बच्चे डिसेप्टिव मार्केटिंग में कौन सी चीजें आएंगी, कहते हैं कि कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट के बारे में गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जिससे दूसरी अंडरटेकिंग को नुकसान हो रहा हो। यानी कि आप कह रहे हो मेरी इस प्रोडक्ट, ये खालिस्तान मार्केट में सिर्फ अकेला मैं हूं सिर्फ जो खालिस चीज दे रहा है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो बाकी सारे क्या कर रहे हैं, वो 2 नंबर चीज वो कर रहे हैं, पता चल जाता है उसको, है तो इस तरह की हरकत करना, यानी कि 100% रिजल्ट दे रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट 100% है, ये तो हो ही नहीं सकता यार ऐसे, लेकिन दे रहे तो इसका बाकी दारों का नुकसान कर रहे हो आप। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन लैगिंग ए रीजनेबल बेसिस रिलेटेड टू प्राइस। ऐसा होता ना, ये प्राइस होता है ना बात का, जैसा मैं पहले ही बताया करता था कि ये क्या करते थे, बड़ा सारा करके लिखते थे 1 पैसे की कॉल, और नीचे छोटा सा करके लिखा होता था पर सेकंड। तो लोग बेचारे कहते थे पता नहीं 1 पैसे की कॉल होगी, उस वक्त कॉल बड़ी महंगी हुआ करती थी, लेकिन नीचे पता चलता था 1 सेकंड की है। इस तरह प्राइसेस के बारे में धोखा देते थे ये लोगों को। इसी तरह मेरे बच्चे करेक्टर के बारे में है कि इसमें ये खूबियां हैं, वो ना हो, उसका मेथड और प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में, ये चीज जापान से ताइवान से बन के आई हुई है बना यहीं पे रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात के बारे में, सुटेबिलिटी फॉर यूज, कि इसको हर हर उम्र का, हर एज का बंदा इसको यूज कर सकता है, या उस चीज की क्वालिटी के बारे में, इसमें ये खूबियां। फॉल्स और मिस रीडिंग कंपेरिजन ऑफ गुड्स, जब आप अपनी चीजों को किसी और के साथ गलत कंपैरिजन कर रहे हो उसका। ये भी क्या है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, कोई एक बंदा पाउडर बेच रहा है, वॉशिंग पाउडर, वो दूसरे को साथ रख के कह रहा होता है ये तो फारग है, महंगा पाउडर है मार्केट का, इससे कपड़े साफ भी नहीं होते, ये देखो महंगे से धुले हैं तो खराब धुले हैं, ये सस्ते से धुले हैं साफ धुले हैं। इस तरह करके मेरे चीजों को कंपेयर करना, और फ्रॉडलेंट तरीके से जानबूझ के किसी और बंदे का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना, उसका नाम इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट लेबलिंग पैकेजिंग इस्तेमाल करना। बड़े सारे बिस्किट्स होंगे, बड़ी सारी और चीजें होंगी जो सेम ऐसे लग रहा होता है, जैसे होता है ना, ये लोकल लेवल पे लोग बोतलें बना बना के सोडा की बेच रहे हैं और कोका कोला की बोतलों में भर भर के, अगला बंदा समझ रहा है मैं कोका कोला पी रहा हूँ, जबकि वो यहीं पे बनी हुई है। उनका उनका क्या कर रहे हैं, उनका नाम शाम सारा कुछ बोतलें उनकी यूज कर रहे हैं पैकिंग है, लेकिन अपनी चीजें बना बना के बीच में रख रहे हैं। इस तरह मेरे आगे आ जाता है आर्बिट्रेशन। लो बेटा, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, मैं ये सारा आपको एक ही जगह पे इकट्ठा करके बताने लगा हूं, फिर जल्दी जल्दी इसको रीड कर लेंगे। अज्यूम कर लो 2 लोग हैं, अगर इनका केस चल रहा है, इनका केस ऑलरेडी के अदालत में चल रहा हो, या इनको लग रहा है फ्यूचर में जाके हमारे दरमियान कोई पंगा पड़ सकता है, या इनमें से आज कोई इख्तलाफ हुआ है, ये चाहते हैं इस इख्तलाफ को हम आर्बिट्रेटर के पास ले जाए। चलता हुआ केस, आज अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, या इनको डर हो फ्यूचर में कोई हो सकता है, ये आपस में रिटर्न एग्रीमेंट करके, ये आपस में रिटर्न एग्रीमेंट करके तय कर सकते हैं कि हम इसको कहां पे जाके सॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेटर के पास, अदालत में नहीं जाएंगे। क्या अदालत में चलता हुआ केस भी रिटर्न एग्रीमेंट करके कहां पे लेके आ सकते हैं, फैसले से पहले पहले आर्बिट्रेटर के पास। या फ्यूचर का भी तय कर लेते हैं कि अगर हुआ मसला तो कहां पे लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है, जुबानी के खिलाफ आर्बिट्रेटर पॉइंट नहीं होंगे। अच्छा, अगर इन्होंने ये तय कर लिया कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट कितने आर्बिट्रेटर पॉइंट होते हैं, फिर एक। जब ये कहते हैं हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो फिर आर्बिट्रेटर कितने होंगे, भला एक आर्बिट्रेटर होगा। अच्छा, बात कर ये भी तय कर लेते हैं कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, वो फलाना इमाम मस्जिद जो कहेगा वो आर्बिट्रेटर होगा।
या सीएफई का जो प्रिंसिपल है वो जो कहेगा वो आर्बिट्रेटर होगा। बात करते इस तरह बंदों पे भी छोड़ देते हैं कि कौन होगा आर्बिट्रेटर, जिसको इमाम साहब कह देंगे या जिसको फलाना बंदा कह देगा वो आर्बिट्रेटर होगा। इस तरह की चीज तय कर लेंगे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट फिर आर्बिट्रेटर कितने पॉइंट होते हैं? एक। बाय डिफॉल्ट एक आर्बिट्रेटर होता है, लेकिन आर्बिट्रेटर्स की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है। अगर वो कहता है कि आर्बिट्रेटर्स की तादाद बढ़ा लो, और ऐसे बढ़ा लो कि इनकी तादाद इवन हो जाए, 2 4 6 8, जो बराबर बराबर डिवाइड हो सकते हो या 2 पे डिवाइड हो सकते हो, तो कहता है कि जब 2 पे डिवाइड होंगे तो सारी बात है वो तो आधे आधे भी हो सकते हैं। जैसे ये 3 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 4 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। कल एक फैसले में फेवर में 2 और अगेंस्ट में 2, तो फिर फैसला कैसे होगा? अगर 2 ही हो तो फिर भी फैसला कैसे होगा? तो कहता है कि अगर आर्बिट्रेटर एक से ज्यादा पॉइंट कर लिए और वो इवन नंबर में हो, तो फिर अगली कंडीशन ये है कि ये आर्बिट्रेटर अपना एक आर्बिट्रेटर पॉइंट करेंगे, उसको कहते हैं अंपायर। उसको क्या बोलेंगे? अंपायर। यानी कि अगर इवन नंबर में आर्बिट्रेटर पॉइंट किए जाएं तो फिर आर्बिट्रेटर अपना खुद एक आर्बिट्रेटर पॉइंट करते हैं। ये वो नहीं करेंगे जो पार्टीज हैं, ये वो नहीं करेंगे, बल्कि आर्बिट्रेटर खुद अपना एक आर्बिट्रेटर पॉइंट करेंगे। इसके लफ्ज क्या बोलेंगे? अंपायर। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, जब जब इनका दरमियान कोई मसला होगा उसको कहेंगे रेफरेंस। अगर इनके दरमियान कोई मसला हो गया, उस मसले को हम जाके रखेंगे सामने आर्बिट्रेटर्स के, तो इसको कहते हैं रेफरेंस दायर करना। कि हमने रेफरेंस दायर कर दिया, मामला उनके सामने उठा दिया, रख दिया उनके सामने, चलो भैया करो इसको सॉल्व। तो आर्बिट्रेटर जब भी कोई इनके पास रेफरेंस जाएगा, तो आर्बिट्रेटर ने जिस दिन रेफरेंस किया है, रेफरेंस इनके पास दायर होने के 4 महीने के अंदर फैसला करना है। आर्बिट्रेटर ने कितने दिनों में फैसला करना है? 4 महीने। इसलिए तो इनके पास जाते हैं अदालतों के बजाय, क्योंकि यहाँ पे मेरे अच्छे टेक्निकल वो लंबी चौड़ी कार्रवाइयाँ नहीं होती, टेक्निकल मामला नहीं होते, चीजें समझ समझ के 4 महीनों में फैसला कर देते हैं। लेकिन अगर इन 4 महीने में फैसला ना कर पा रहे हो, तो कोर्ट की मदद लेके इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। कोर्ट से पूछ के इस टाइम को 4 महीनों को बढ़ाया भी जा सकता है, कोर्ट से पूछ के। ये ध्यान रखना, अंपायर से नहीं पूछना, कोर्ट से पूछना है। अब अगली बात, 4 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, टाइम गुजर गया, या मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि ये दोनों क्या हो गए, ये इक्वल डिवाइड हो गए। टाइम गुजर गया या इक्वल डिवाइड हो गया, या टाइम गुजरने से पहले ही, फैसला करने से पहले ही इन्होंने इनको कम्युनिकेट कर दिया सर हम नहीं कर पाएंगे, या इसको कह दिया अंपायर को। पार्टीज को भी बता सकते हैं, इनको भी बता सकते हैं। तो जैसे इस तरह का ये बताएंगे पार्टीज को या अंपायर को, तो फौरन बीच में फिर कौन आ जाएगा? अंपायर। जब अंपायर आ जाएगा बीच में, तो अंपायर जिस दिन एंटर हुआ है, एंटर होने के 2 महीने में फैसला करेगा। 2 महीने में ये फैसला करेगा। ये भी अगर ना कर पा रहा तो जाके किससे पूछ सकता है? कोर्ट से इजाजत लेके उसको बढ़ा भी सकता है टाइम। याद रखोगे मेरे बच्चों? अगर ये तीसरे महीने में एंटर होता है तो फिर टाइम 2 महीने इसके अकॉर्डिंग होगा ना? या नहीं नहीं, इसके अकॉर्डिंग जिस दिन ये एंटर हुआ वहां से इसके 2 महीने शुरू होंगे। अब वो 4 महीने उनके पूरे होने वाले हैं, बाद में ये नहीं। 4 महीने गुजर गए उनके, चलो पूरे के क्या गुजर गए, हम इसको कहेंगे आ जाओ भैया, उसका तो टाइम गुजर गया उनका, आप आ जाओ। तब ये आएगा, अब इसका 2 महीने शुरू हो जाएंगे, फिर 60 दिनों में इसने फैसला करना। याद रखोगे मेरे बच्चे? 60 दिन नहीं, लेकिन 2 मंथ लिखेंगे वहां पे आप। ये समझ आ गई? ये बातें मेरे बच्चे अभी हमने पढ़नी है। लो बेटा, इंट्रोडक्शन में कहता है कि आर्बिट्रेशन इज ए मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स को आउटसाइड द कोर्ट हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? टू अवॉइड टेक्निकलिटीज ऑफ प्रोसीजर लॉ। पूछेगा पेपर के अंदर, क्यों हम इसको कोर्ट से बाहर, प्रोसीजर लॉ की टेक्निकलिटीज को उससे बचने के लिए। इट इज वन ऑफ द मॉड ऑफ ऑर्डिनरी डिस्प्यूट। पूछेगा पेपर के अंदर, ये जो आर्बिट्रेशन है ये कौन सा मॉड है? ये मेरे से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मॉड है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? कोर्ट के अलावा अपने डिस्प्यूट को किसी और जगह पे रिजॉल्व करना। और देर आर लिमिटेड राइट्स ऑफ रिव्यू एंड अपील ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। जो ये फैसला कर देते हैं उसके खिलाफ मेरे बच्चे आप फैसला नहीं, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसको बड़े कम मौके होते हैं जहां पे इनके फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर सके। इनका फैसला हतमी होता है मोस्टली। तो इस तरह की बातें मेरे बच्चे इसमें देख लीजिएगा। और इसकी यार ये वीडियो का पता नहीं क्यों इस तरह का मामला हो जाता है। ले बेटा, अब देखना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ये रिटन एग्रीमेंट होता है, ये कभी जुबानी कलाम में नहीं मिलता। तो कि हम अपने फ्यूचर के डिफरेंसेस जो भी होंगे वो कहाँ पे लेकर जाएंगे? आर्बिट्रेटर के पास। इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? वो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर वो बंदा जो
जो मरने के बाद किसी की जायदाद का हकदार हो वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, या वो बंदा जो उसमें इंटरमेंटल कर रहा हो, यानी कि जो खुद भी दावेदार हो कि मैं भी इसकी जो जायदाद का हकदार हूं मरने वाले की, वो भी क्या कहलाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और रेफरेंस क्या है यहाँ पे, रेफरेंस मींस रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, मतलब एक की मामला आर्बिट्रेटर के सामने रख देना, इसको रेफरेंस कहते हैं। और अंपायर कौन होता है, ये थर्ड पार्टी है, अपॉइंटेड बाय द आर्बिट्रेटर, ये ध्यान रखना, अंपायर वो लोग खुद नहीं अपॉइंट करते, ये हमेशा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन आर्बिट्रेटर, ये भी ध्यान रखना, ये पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करता, बल्कि आर्बिट्रेटर के दरमियान जो डिस्प्यूट होता है, जो इक्वी डिवाइड हो जाते हैं, ये उसको रिजॉल्व करता है। उसके बाद प्रोविजन कौन कौन सी है मेरे से, के रेफरेंस शैल बी टू, अगर कुछ और तय नहीं किया हुआ, बाय डिफॉल्ट रेफरेंस एक बंदे के पास जाता है, और अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हो रहे हैं तो फिर मेरे से, अच्छा एक और बात, वो तो हमने डिस्कस नहीं की, कहता है कि जिस दिन ये तादाद इवन होगी उसके 30 दिन में आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना है और अंपायर अपॉइंट होना है। अब जस्ट एग्जांपल, ये पहला जो ये पहला आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था हमने 1 जनवरी 2025 को, दूसरा आर्बिट्रेटर ऐड हुआ 10 जनवरी 2025 को, तीसरा आर्बिट्रेटर ऐड हुआ 17 जनवरी 2025 को, अभी यहाँ पे तीसरे तक तो मेरे पास और था, चौथा ऐड हुआ 20 जनवरी 2025 को, जिससे वो इवन हो गए। तो जब आखिरी बंदा ऐड हो और जिसके बाद तादाद इवन हो जाए, उस आखिरी बंदे के ऐड होने के 30 दिन के अंदर हमने क्या करना होता है, ये अंपायर अपॉइंट करना होता है इन आर्बिट्रेटर से। एक था पहले, दूसरा ऐड हुआ, और नहीं अपॉइंट करने जा रहे, दो ही होंगे। जब दूसरा ऐड होगा उसके बाद इवन हो गए, जिस दिन वो दूसरा ऐड हुआ उसके 30 दिन के अंदर इन दोनों ने क्या करना है, अंपायर अपॉइंट करना है। याद रखोगे बेटा, द आर्बिट्रेटर शैल मेक देयर अवार्ड, 4 महीनों में वो फैसला करेंगे, लेकिन अगर टाइम खत्म हो रहा तो वो कोर्ट की इजाजत लेके उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और आर्बिट्रेटर में से जारी बात है कि अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया, फैसला नहीं किया उन्होंने, या मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि उन्होंने वैसे ही इन राइटिंग उन पार्टीज को बता दिया या अंपायर को बता दिया कि सर हमसे फैसला नहीं हो पा रहा, तो फिर जिस वक्त भी ये खुद का टाइम गुजर गया, या ये खुद इन्वाइट कर लें कि सर आप आ जाए, मतलब डिवाइड हो गए होंगे आपस में, आप आ जाए, तो अंपायर फोर्थ विद एंटर हो जाएगा। दिन नहीं है वहां पे, जब उसको कहेंगे फौरन से एंटर हो जाएगा। जब अंपायर एंटर हो जाएगा तो 2 महीनों में वो फैसला करेगा, अगर टाइम गुजर रहा तो वो एक्सटेंड भी करवा सकता है कोर्ट की इजाजत लेके। जब मेरे बच्चे ये फैसला कर रहे होंगे, चाहे अंपायर हो चाहे ये आर्बिट्रेटर्स हो, जब ये फैसला कर रहे होंगे, जो पार्टीज हैं मेरे बच्चे उनको जब चाहे बुला सकते हैं, उनसे ओथ भी ले सकते हैं, उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, तो ये सारा कुछ इनको राइट दे रखें, और वो जो मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, डीड्स, ईच एंड एवरीथिंग इनको प्रोड्यूस करना हो। द अवार्ड जो भी ये फैसला करेंगे वो फाइनल हो, और द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस अवार्ड शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर, यानी कि उसका खर्चा खुर्चा कितना पे करना है वो आर्बिट्रेटर, ज्यादा खर्चा तो हुआ है ना, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे होंगे, किसी वकीलों की मदद ले रहे होंगे लीगल मामला में, और कोई इश्यूज होंगे, तो इस तरह की खर्चा भी होगा। खर्चा कितना पे करना होगा, जितना आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे। पावर्स एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी, ये भी बात का तय कर सकते हैं, यानी कि दो लोग आपस में तय कर सकते हैं कि अपना मामला अदालत में लेके जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। कहता आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, कहता वही बात इमाम मस्जिद साहब, सीएफई के प्रिंसिपल साहब, कहता किसी नाम से भी रख सकते हो, वो राशिद साहब करेंगे, तो फिर राशिद साहब करेंगे। या आप क्या कर सकते हो, आप कोई 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 पर्टिकुलर जो ऑफिस होल्डर है, आप उस ऑफिस की जो बंदा है उसका वो भी मेंशन कर सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल, फलाना, इस तरह भी कर सकते हैं। अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर बाय इररिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट, ये जो अथॉरिटीज इसको आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक इनको मिली है ना आर्बिट्रेटर को, ये मेरे से रिवोकेबल नहीं है, इनको अथॉरिटी इररिवोकेबल है। हाँ, कहीं पे कोर्ट इनको रोक दे कोई काम करने से, वो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये सारे इख्तियार, ये जो पढ़ने लगे पावर्स, ये इनकी इररिवोकेबल है, आप इनके ऊपर एतराज नहीं कर सकते कि आप क्यों कर रहे हैं। पावर मेरे से इंतहाई इंपॉर्टेंट, क्या क्या पावर्स हैं इनके पास, कहता कि ये ओथ ले सकते हैं पार्टी से, चलो भैया हलफ लो। उसके बाद स्पेशल कोई ऐसा मामला हो जहां पे इनको कानूनी मदद चाहिए हो, तो यानी कि होता है ना बात का क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, तो जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, इनको इंटरप्रिटेशन करवानी है कानून की, तो ये मान लो कि हमारे आईनी बेंच जो है माशाल्लाह, उनके पास रेफर कर सकता है। पाजी जरा मजाक किया मैंने, वैसे उनके पास तो अल्लाह माफ करे, जिसका जो जज है अल्लाह ही भला करे। और मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन द अल्टरनेटिव, ये जो फैसला करते हुए तो कंडीशनल भी कर सकते हैं, अगर ये बंदा आपको ये माल सप्लाई करेगा फिर आपने इसको पेमेंट करनी है, नहीं तो नहीं करनी, इस तरह भी हो सकता है।
या मेरे बच्चे अल्टरनेटिव भी कंडीशन अवार्ड कंडीशन भी हो सकता है या अल्टरनेटिव भी हो सकता है। यार ऐसा करो, पैसे ले लो या ये सामान ले लो, इस तरह के फैसले भी हो सकते हैं। यार इसका मैं क्या करूं, पता नहीं ये क्यों हिल जाता है। ले बेटा, आवाज से आ रही होंगी ना मुजम्मल, लेकिन शुक्रिया बता देते हो आप। अगर कोई अवार्ड लिखवाते हुए गलती हो जाए, होता है ना बात कर, इसको फाइन 50,000 पे करना है। अच्छा क्लर्क बैठा वो लिख रहा था, उसने गलती से लिख दिया बीच में 5,000, 50,000 की जगह पे, इसको बाद में दुरुस्त भी करवा सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेट टू एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन सच इंटेरोगेटरीज एज मे इन ओपिनियन, यानी कि इंटेरोगेशन भी करवा सकते हैं किसी भी पार्टी के खिलाफ। पार्टी टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर और रेफरेंस, कहता है कि वेयर इन सूट ऑल द पार्टी इंटरेस्टेड एग्री दैट एनी मैटर इन डिफरेंस बिटवीन देम इन सूट शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन दे मे, यानी कि वही बात, अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, फैसले से पहले ये लोग आपस में इन राइटिंग कोर्ट में चलता हुआ मामला उठा के किसके पास लेके जा सकते हैं, आर्बिट्रेटर के पास। तो ये मेरे हमारा चैप्टर नंबर 18 तक भी हो गया। अब हमारा एक चैप्टर है, आज उसका मैसेज आ जाएगा, तो शाम को बच्चे वो ऑनलाइन डिलीवर होगा यूट्यूब के थ्रू, वहां पे आप बैठेंगे और उसको अटेंड करेंगे। स्पीड चाहे उसकी ज़्यादा भी रख सकते हैं शायद, या कम, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो कल हम मेरे बच्चे पास पेपर की क्लास होगी, उसके लिए मेरे बच्चे मैं आपको वो बता दूंगा कि मान लो कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक, जुमे के बाद होगी सारी बात, इंशाल्लाह मुलाकात होगी बेटा कल होपफुली। और वो कर लेना यार, उसमें है ही नहीं कुछ रोला, अच्छे तरीके से हुआ हुआ है, क्योंकि वो 6-7 नंबर है, वो अच्छे तरीके से करो थोड़ा सा उसको, उसमें रीडिंग भी हो जाए ना, थोड़ी सी अल्फाजों का मतलब भी पता चल जाए। ऑटो से ले लेंगे। पोर्टल से ले लो। प्योर रिटर्न और नशैया, ये जो आखिरी हमने पढ़े हैं ना चैप्टर नंबर, मजाक में किया मैंने, ये 16, 17, 18 और 1, ये प्योर रट्टा है। और ये यहां से कभी आज तक तकरीबन उसने सिनेरियो नहीं पूछा, और तकरीबन कम से कम 30 से ज्यादा ही नंबर है इसके, कम नहीं है इन 4 चैप्टर। पहला इतना इंपॉर्टेंट है, खुद सोचो, अगर 30 यहां से आ रहे हो तो 20 बाकी 80 से नहीं ले सकते, सॉरी 70 से ले लोगे ना, बस तो गोल्ड मेडल भी आ जाएगा। नहीं बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 आज शाम को ऑनलाइन मेरे बच्चे चलेगा यूट्यूब के ऊपर, बल्कि यहीं पे चलेगा पोर्टल के जरिए, टाइम बता दिया जाएगा लाइव, याद रखोगे तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टाइम अब वो बता देगा, आप मैसेज कर देगा आप, और वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा।